श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मयंक बडोला, जो कि राज्य क्षय रोग अधिकारी हैं उत्तराखंड। और आज हम आपसे बात करेंगे कि क्या कोविड-19 और क्षय रोग का कोई संबंध है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी कोमॉर्बिड स्थितियों में हैं वो ज्यादा परेशान हैं इस रोग से और मोर्टेलिटी रेट भी उनमें ज्यादा है। तो डॉक्टर मयंक बडोला, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद भारती जी। डॉक्टर मयंक बडोला, हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है उत्तराखंड में, यदि हम कोविड-19 की बात करें, किस रफ्तार से प्रसार हो रहा है इस रोग का। भारती जी, आप जैसे कि सभी हमारे श्रोतागण भी रोज प्रेस मीडिया के माध्यम से अवगत हो रहे होंगे कि हमारे यहाँ कोविड-19 से जो संक्रमित लोग हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, यह लगातार आप इसमें देखेंगे कि उछाल होता रहेगा। जिस फेज में हम इस समय कोविड-19 के संदर्भ में हैं, तो इस संक्रमण में अभी ये जो देखा जा रहा है कि हमारी ठीक होने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। हमारे केवल 3 से 5% ही लोग जो हैं जो सीरियसली अफेक्टेड हैं और 1 से 2% लोग ही की मृत्यु हो रही है। तो उस तरह से घबराने की बात नहीं है। ज्यादातर लोग जो हमारे पॉपुलेशन है यंग लोगों में देखा गया है कोविड-19 होने की संभावना और इसकी वजह से कोई खराब परिणाम मिलने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसके मद्देनजर घबराना नहीं है हमारे को, बट देखा यह गया है कि आमतौर पे जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है, कहने का तात्पर्य यही है कि जिन लोगों को पहले से टीबी है या श्वास से रिलेटेड कोई भी बीमारी है या उनका प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे कि कैंसर के मरीज हैं, जैसे कि हमारे अंग प्रत्यारोपण होता है, जैसे कि आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है या किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे पेशेंट्स को कुछ दवाइयां इस तरह की दी जाती हैं जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता हमारे में कम रहती है। इन पेशेंट्स में जिनमें टीबी, जिनमें डायबिटीज, जिनमें अस्थमा, इस तरह की दिक्कतें हैं, इनमें कोविड-19 की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकती हैं। आज के टाइम में भी अगर हम वर्तमान में बात करें तो काफी लोग जो टीबी के पेशेंट्स हैं, उनमें से जो अभी तक जितनी भी कोविड में डेथ हुई है उसमें 3 से 4 लोग इस तरह के भी हैं जिनको पहले से टीबी था। तो मैं आपके माध्यम से अपने श्रोतागणों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि किसी भी पेशेंट को वो जानते हो, जिनको पता हो उनको कि इस तरह की दिक्कतें हैं, उनको ट्राई करें कि उनके बारे में डॉक्टर से सलाह ली जाए कि उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और जहां तक हो सके वो इंडोर रहें, वो बाहर लोगों में मिक्सअप ना करें। बड़े विस्तार से आपने बताया कि जिनमें पहले से ही इस तरह की दिक्कतें हैं उनको और परेशानी हो सकती है। आपने बताया कि जो टीबी रोग से ग्रसित लोग हैं उनमें इस तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं और उनको बताया जाना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि क्षय रोग भी फेफड़ों का ही रोग है मुख्यतः, जिसमें हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं और कोरोना भी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो इसलिए ऐसे जो दिक्कतें हैं जिनको पहले से, उनमें इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है, घातक हो सकता है। आपने बताया कि बताया जाना चाहिए। रेडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की सावधानी रखने की जरूरत है ऐसे पेशेंट्स को, खास तौर से जिनमें टीबी के लक्षण हैं? भारती जी, आपके माध्यम से मैं अपने श्रोतागणों को बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड सरकार ने कुछ पहल करी है हमारे टीबी के पेशेंट्स के, स्पेसिफिकली टीबी के पेशेंट्स के लिए। आपको जैसे कि विदित होगा कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम इस समय हमारा चल रहा है, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ यहाँ उत्तराखंड में। सर, इसमें जो हमारे को टारगेट दिया गया है कि 2024 तक हम लोगों को ये पूरी तरह टीबी को खत्म कर देना है। क्षय रोग किसी को जकड़ ना ले, किसी की इससे डेथ ना हो, एक से दूसरे को फैले ना, ये हमारा एम है। पर आप आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कोविड के चलते हुए सबसे बड़ी परेशानी इस प्रोग्राम को चलाने में ये आ रही है कि हमारा बहुत सारा स्टाफ, बहुत सारे लोग, इसमें हमारे लैब टेक्नीशियंस जो टीबी की डायग्नोसिस करते हैं, वो भी इस समय कोविड को टैकल करने के लिए उसकी डायग्नोसिस में लगे हुए हैं। आने वाले टाइम में 1 या 2 महीने में और मोस्ट प्रोबेबली तब हमारा सारा का सारा स्टाफ टीबी को खोजने में, ऐसे मरीजों को ढूंढने में, उनका आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट करने में जुट जाएगा। हमारे उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो पहल करी गई है कि 104 जो हेल्पलाइन नंबर है, ये इसके माध्यम से हम लोग हर एक टीबी के पेशेंट जिसके बारे में सरकार को जानकारी है, और आपको मैं बता दूं ऐसे करीब हमारे पास जो पेशेंट इस समय हैं वो हैं 12,000 के करीब पेशेंट हैं जो हमारे पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों में मौजूद हैं। हमने इन सभी को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, उनके बारे में जानने की कोशिश करी है। हमने अपनी तरफ से 1-1 महीने, 1.5 महीने की दवाई उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश करी है, जिससे कि कोरोना के चलते हुए उनकी टीबी की दवाई उन तक पहुंचती रहे। साथ में पूरी जो जांच है वो लगातार करी जा रही है। हर एक सीएचसी, पीएचसी जहां हमारी डीएमसी स्टैब्लिश्ड हैं, वहां पर पेशेंट जा सकता है, अपने बलगम की जांच करा सकता है। साथ में जो आपने सुना होगा ट्रूनेट और सीबीनेट नाम की 2 मशीनें हैं, यह सारी की सारी जो है टीबी की टेस्टिंग के लिए ही मंगाई गई हैं। आज के टाइम में इनका यूज जो है कोविड को पता करने के लिए किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये जितनी भी मशीनें आई हैं ये अल्टीमेटली टीबी पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आई हैं।
तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, सारे जो लोग पेशेंट्स हैं और जिन लोगों को 1 महीने से ज्यादा खांसी है, उनका वजन गिरा है और हल्का बुखार रहता है, ऐसे लोग अपने जो है नियरेस्ट निकटतम हेल्थ सेंटर में जाएं, अपनी टीबी की जांच कराएं और जांच आज के टाइम में बहुत अच्छी हो रही है, बहुत 100% सही है और जैसे आपके डॉक्टर्स बताएं उस हिसाब से दवाई खाना शुरू करें। अगर कोई टीबी पेशेंट है डॉक्टर मयंक बडोला और उसे कोविड का संक्रमण हो जाता है तो किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? क्या कुछ अलग से लक्षण होंगे? देखिए, बोथ टीबी और कोविड दोनों ही फेफड़ों को अफेक्ट करते हैं और आपको ये बताना चाहूंगा, यदि कोई टीबी पेशेंट को इस तरह की दिक्कत आ जाती है तो उसको अचानक से सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी और सांस लेने के साथ साथ वो कमजोरी फील करेगा, उसके नाखून हल्के नीले भी पड़ सकते हैं। यदि ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं टीबी के मरीज में तो उसको तुरंत अपने निकटतम स्वास्थ्य सेंटर में जाके अपनी जांच करानी चाहिए और ऐसे लोगों की ये जितनी भी जांच है मुफ्त होती है, इसमें उनकी कोरोना की जांच सबसे पहले मैंडेटरी है, तो वो जाएंगे। अगर टीबी का पेशेंट है, उसको दवाई भी चल रही है, अगर उसको सांस में अचानक से लेने में दिक्कत हो जाती है और वो अपना दिनचर्या का काम नहीं कर पा रहा है तो उसको तुरंत जाके, और हल्के से तेज बुखार आ जाता है तो उसे तुरंत जाके अपनी कोरोना की भी जांच करा लेनी चाहिए। कोरोना की जांच अगर पॉजिटिव आती है तो ऐसे व्यक्तियों को 100% एडमिट होना चाहिए। डॉक्टर मयंक बडोला, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक वृहद कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि हम क्षय रोग से मुक्त हो जाएं और आपने बताया कि इस समय कोरोना के चलते ये कार्यक्रम बाधित हुआ है क्योंकि जो लैब टेक्नीशियंस हैं, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, उनको कोविड-19 के संक्रमण को दूर करने के लिए वो अपना संपूर्ण समय दे रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर भविष्य में इस कार्यक्रम को और गति मिलेगी। हम जानना चाहेंगे कि जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके लिए क्षय रोग काफी मुश्किलों वाला हो सकता है क्योंकि उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? भारती जी, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है। मैं 100% आपको बता दूं कि जो भी क्षय रोग से ग्रसित है उस व्यक्ति को बिल्कुल धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अपितु मैं तो कहूंगा किसी को भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि धूम्रपान के कारण हमारी लंग्स डैमेज होती हैं और जो डैमेज पोर्शंस होते हैं वही जगह पर हमारा टीबी का जीवाणु जो है पनपने लग जाता है। यही कारण है कि हम लोग पहले कहते हैं कि आप धूम्रपान छोड़िए और यदि आप टीबी के पेशेंट हैं तो धूम्रपान बिल्कुल, आपकी कितनी भी दवाई खा लें आप ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए उन लोगों को, उन पेशेंट्स को धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से दूर रहना है और धूम्रपान खुद भी नहीं करना है क्योंकि वह आपके ही नहीं, आपके परिवार के अन्य सदस्य, आपकी पत्नी, आपके बच्चों, सभी के लिए बहुत घातक होता है। और टीबी जैसी बीमारी से जब कोई ग्रसित होता है तो वह न सिर्फ धूम्रपान करने से फैलाता है बल्कि अपने भी लंग्स को जल्दी से जल्दी डैमेज करता है। अतः धूम्रपान तो सबसे पहली प्राइमरी चीज है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यह न सिर्फ कोरोना में दिक्कत करेगा, यह कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण है और टीबी भी पनपने लग जाता है। डॉक्टर मयंक बडोला, हम सभी कह रहे हैं कि हाइजीन है उसका खास तौर से ध्यान रखना है। टीबी पेशेंट्स के लिए आमतौर पर कहा जाता है कि वो हाइजीन का, अपने आसपास जो स्वच्छता है और खुली हवा में वो सांस ले सके, ऐसी परिस्थितियां होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? भारती जी, इसमें 3 चीजें मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट है। कफ हाइजीन, जिसको हम बार बार हमारे प्रत्येक पेशेंट जो आइडेंटिफाई होता है, जिसको हम लोग बाकायदा कफ करने का तरीका सिखा के भेजते हैं घर। दरअसल बात क्या है, कफ हाइजीन तो ऐसी चीज है जो हर आदमी को, जो हमारे उत्तराखंड का हर एक वासी है, उसको ये पता होना चाहिए, सीखना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। बात यह है कि आप जहां तहां थूकेंगे तो हर तरह की बीमारी जगह जगह फैलेगी। तो ये तो सभी लोगों को फॉलो करने की बात है। हम लोगों को कभी भी रास्ते चलते कहीं पे भी ऐसा नहीं थूकना चाहिए। पहली चीज यह तो सब पे लागू होता है। जब भी खांसी करें, कोरोना काल ने हमें ये बहुत कुछ सिखाया है। आज के टाइम में सारे लोग मास्क लेके घूम रहे हैं, ये हर समय होना चाहिए। हर एक आदमी के पास रुमाल होना चाहिए। पहले भी रखते थे, बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में आज भी, और उसको हमेशा अपने माउथ को कवर करके खांसना चाहिए, जिससे कि जो थूक, जो आपके साथ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, इसी के कारण से टीबी और अन्य बीमारियां, लेप्रेसी भी इसी कारण से फैलती है। न सिर्फ कोविड, ये सारी बीमारियां यही खांसने और छींकने की वजह से फैलती है। और यदि हमें अपने परिवार वालों को बचाना है और अपने को बचाना है तो हमेशा अपना हाथ या कम से कम एक गमछा या कपड़ा
अपने मुंह के ऊपर रखें जब भी आपको छींक आए या आपको खांसी आए। टीबी के पेशेंट जो होते हैं, खास तौर पे उनका जो बलगम होता है जिसको वो थूकते हैं, जो बार बार बनता है, उसको निस्तारण का तरीका हम लोग हर एक टीबी पेशेंट को सिखाते हैं। उसका सबसे आसान और गांव में जो आसानी से किया जाने वाला तरीका है कि आप बर्तन लें, छोटा बर्तन लें, प्लास्टिक की आधी कटी हुई थैली क्यों ना हो, उसमें थोड़ा चूना या फिनाइल उसको डाल लें और उसी में ही थूके और एक गड्ढा बना के, जैसे आपका दिन में थूक जितना भी है उसी में थूका और एक गड्ढा बना के उसके अंदर उसे डाल के मिट्टी से कवर कर दिया। यह प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारा जो टीबी का जीवाणु है दूसरे को अफेक्ट नहीं कर पाता। तो ये सबसे आसान तरीका है अपने कफ को डिसइंफेक्ट करने का। और पब्लिक गैदरिंग या जहाँ पे भी वो रहते हैं, जैसे कि हॉल्स वगैरह हैं, वहाँ पे अवॉइड करें ऐसे पेशेंट जाना। और अपने घर में एक टीबी के पेशेंट की जिम्मेदारी यह भी होती है कि वो आपके बगल में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पति को इन्फेक्ट ना करे। उसके लिए हम लोग उनको ये सजेस्ट करते हैं कि घर में यदि पॉसिबल हो तो वेंटिलेशन अच्छा करें, खिड़कियां खोल के रखें। उस व्यक्ति को और लोगों से दूर, अगर घर में एक और एक्स्ट्रा कमरा है उसमें रहना चाहिए जब तक कि वह नॉन इन्फेक्शियस ना हो जाए। नॉन इन्फेक्शियस होने में एक टीबी के मरीज को 2 महीने का वक्त लगता है। उस बीच तो खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बडोला, ऐसा भी कहा जाता है कि हम लगातार दवाओं को खाएं, अगर दवाओं के सेवन में कहीं भी ब्रेक होता है तो समस्या आ सकती है। आपने बिल्कुल ठीक बोला। असल में टीबी का जो जीवाणु है इतनी जल्दी से ठीक होने वाली चीज नहीं है। इसको 6 से 9 महीने और कई बार 18 महीने तक लग जाते हैं। तो जो टीबी का मरीज होता है उसको दवाइयां सेवन करना और रेगुलरली सेवन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि वह मिस कर जाता है तो उससे क्या होता है कि वो जो जीवाणु है वो इम्यून हो जाते हैं, वो दवाई उन पर असर नहीं करती है। यही कारण है कि आज के टाइम में हमारे को और घातक तरीके का टीबी देखा जा रहा है, जो XDR और MDR कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है। वो ऐसा टीबी का जीवाणु हो जाता है जो कई दवाइयों से मरता ही नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए हमेशा जो पेशेंट है उसको, जब आपको 6 महीने का इलाज दिया गया है, तो चाहे कुछ भी हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, अपने डॉक्टर से बार बार कंसल्ट करिए, मिलिए, उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करिए, पर आपको दवाई रोकती नहीं है। यदि आपने 6 महीने वो पूरी दवाई खा ली तो आपके ठीक होने की संभावना 100% है। यदि आप वो नहीं खाते हैं तो आपको इससे ज्यादा घातक टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, हम लोग इसके लिए हर एक पेशेंट को जब दवाई देते हैं तो बाकायदा ट्रीटमेंट सुपरवाइजर उनके लिए निर्धारित किया जाता है। वो समय समय पे आके उनके बारे में पूछते हैं कि क्या कोई दवाई से कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। यदि हम उसको ठीक कर सकते हैं तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। यदि हमें दवाई रोक के दूसरी दवाई देनी पड़ती है तो वो भी हमारे ट्रीटमेंट सुपरवाइजर इस तरह का काम करते हैं। डॉक्टर मयंक बडोला, बड़े विस्तार से आपने बताया और निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इन बातों का खास तौर से वो ध्यान रखेंगे। डॉक्टर मयंक बडोला, अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो अनलॉक चल रहा है इसमें थोड़ी लापरवाही हम लोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं है। क्या चेतावनी आप देना चाहेंगे? भारती जी, जैसे कि आप और हमारे श्रोतागण लगातार देख रहे होंगे कि अनलॉक की प्रक्रिया में अब हमने सारा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। लोग एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, बाजार खुल भी गए हैं। ऐसे में संभावना ये होती है कि कोई भी संक्रमण जैसे कोविड है या ट्यूबरकुलोसिस, यह बढ़ने लगेगा। यह मौसम भी ऐसा है कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा बढ़ता है। तो मेरा यही सजेशन है, और आप देख भी रहे होंगे कि आज के टाइम में हमारी जो डेथ है, मृत्यु दर है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो कोरोना की वजह से जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं अब ज्यादा होंगे और उसमें मृत्यु दर बढ़ने की संभावना भी ज्यादा है। तो मेरा सभी श्रोतागणों से, जो स्पेशली जो टीबी के क्षय रोग से अफेक्टेड लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप कम से कम, बाकी लोग अपना दिनचर्या काम करने जाए, यदि बिल्कुल आपको बहुत जरूरत है तभी बाहर निकले, नहीं तो कम से कम जब तक ये कोरोना का डेथ रेट कम ना हो जाए तब तक आप बाहर निकलने से थोड़ा संकोच करें, घर में रहने का प्रयत्न करें। जो भी काम है अपने घर के बच्चे और अन्य लोगों को दें करने के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। भारती जी, आपके माध्यम से 2 चीजें और बताना चाहूंगा कि हमारा बहुत सारा पेशेंट जो होता है क्षय रोग का, वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के माध्यम से हमारे पास रेफर होता है। और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी श्रोतागण आपके यहाँ पर हैं और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को दिखा रहे हैं, और यदि क्षय रोग उनको बताया गया है कि उनको क्षय रोग है, तो आप ट्राई करिए कि हर एक जिले में हमारा एक क्षय अधिकारी होते हैं, उनसे कांटेक्ट करें। वहां पे इलाज और दवाइयां सारी मुफ्त हैं। तो
तो यदि ऐसा मौका होता है तो प्लीज आप लोग हमारे 104 नंबर में कॉल करके अपने जिला के क्षय रोग अधिकारी या अपने ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं, यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे ट्रेंड हैं, उनसे संपर्क स्थापित करें और जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट मुफ्त में कराने का, गवर्नमेंट स्कीम से कराने का प्रयत्न करें। मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे दूरस्थ स्थल जैसे कि जो हायर ऑल्टीट्यूड में है, यहाँ रंग और भोटिया समुदाय के हमारे भाई बहन रहते हैं, उस जगह पे न सिर्फ कोविड की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में टीबी की भी हो सकती है, और हाई ऑल्टीट्यूड एक और ऐसी चीज है जहाँ पे सांस बहुत लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को यदि किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो लोअर ऑल्टीट्यूड में सबसे पहले आए, चाहे वो नीति मलारी के लोग हों, है ना। तो ये लोग जो है जल्दी से जल्दी जोशीमठ और गोपेश्वर आने की कोशिश करें, अपना इलाज ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड इटसेल्फ बहुत घातक होता है। यदि किसी को इस तरह की दिक्कतें आ जाए श्वास की, तो हायर ऑल्टीट्यूड में रहना कभी भी ठीक नहीं है। तो मैं ये आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि सभी लोग जो है, ये कोविड का काल है, बड़ा हमारे लिए बड़ा टेस्टिंग टाइम है। इसमें जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है, ये ना करें कि आप तुरंत इधर से उधर जाएं। आपको सारी सुविधाएं भारत सरकार जो है और उत्तराखंड सरकार घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है, और उसका आप पूरा सदुपयोग करें। जहां आपको डाउट हो 104 नंबर में डायल करके पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। डॉक्टर मयंक बडोला, आकाशवाणी देहरादून से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।